नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आपका अपना साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात विधानसभा के सत्र की करेंगे। सत्र में जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला उसकी बात होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उस तारुफ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमन मलिक जी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेजेपी की तरफ से अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सवाल सबसे पहले रमन मलिक जी आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या रमन मलिक जी पी इस वक्त लगा रहे हैं, मैं अरविंद भारद्वाज जी से सवाल ले लेता हूं। अरविंद भारद्वाज जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये है, क्या 75% आरक्षण को लेकर जेजेपी एक मत है? क्योंकि आप ही के विधायक कह रहे हैं कि ये देश का सत्यानाश करने वाला वाले इस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। नहीं साकेत जी, जो युवाओं के लिए आरक्षण प्राइवेट कंपनियों में जो बिल लाया गया है, ये एक सिर्फ चुनावी घोषणा ही नहीं थी जननायक जनता पार्टी के लिए, बल्कि हमारा एक नहीं अरविंद भारद्वाज जी, हम इसके लिए मैं प्रतिबद्ध थे। हमने मैं ये युवाओं पूछ से नहीं वादा रहा। किया था। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपकी पार्टी इस पर एकमत है? क्योंकि आप ही के विधायक ने विधानसभा के अंदर इस बात को लेकर के एक सवाल उठाया और कहा कि ये तो देश का सत्यानाश कर देंगे आप लोग। नहीं, देखिए, इस पे तो जवाब वही देंगे, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। परंतु हमारी पार्टी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, नहीं, जननायक जनता वो पार्टी तो आप जिस ही के पार्टी के हैं ना आधार पर जन्म अरविंद हुआ, भारद्वाज जी। अगर आप हमारा कहेंगे कि ये उनकी सोच है और पार्टी की सोच ये है, तो क्या वो विधायक आपके नहीं है? सोच नहीं मिलती? नहीं, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है साकेत जी। इसमें अगर किसी को लगता है कि कुछ दिक्कत है या कोई कंफ्यूजन उनको है, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। उन्होंने किसी तो एक बात व्यक्ति के विधानसभा के विचारों को अंदर पार्टी का रखी। विचार नहीं माना जा सकता। अरविंद जी, हमारी पार्टी अरविंद जी ही उन्होंने इसे बात लेकर आई रखी। है, और ये हमारी अरविंद पार्टी जी, के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम चाहते हैं कि नहीं, हरियाणा प्रदेश नौजवानों को रोजगार मिले। इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। तब भी हम लोग ये कह रहे थे कि जो रामकुमार गौतम आज ये कह रहे हैं कि ऐसे तो अगर हर प्रदेश ने, संजीव भारद्वाज जी को आवाज नहीं जा रही, जरा एक बार देखिए उन। और दूसरी चीज कि सवाल ये उठाया जा रहा है रामकुमार गौतम की तरफ से, अगर हर प्रदेश ने यही टर्म एंड कंडीशन लागू कर दिए कि हमारे प्रदेश के बच्चे को ही हम 75% आरक्षण देंगे नौकरी में, फिर वो कह रहे हैं कि हरियाणा के बच्चे क्या बाहर ना जाएं, वो बाहर जाके नौकरी ना करें? नहीं, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार आया। ठीक है, एक बार अब से दुष्यंत पहले चौटाला भी को सुन 8 लेते हैं। अरविंद भारद्वाज जी, एक बार दुष्यंत चौटाला जी को सुन लेते हैं। रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास हुआ है, उसको स्टडी कर कर एक ऐसा आज बिल लाने का काम किया है जो केवल मात्र आज वाले युवा को नहीं, आज से 5 से 10 साल बाद तक के युवा को एक ताकत देगा। उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किलिंग हम भी प्रोवाइड करेंगे कि वो डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन के बाद, अपने डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री के साथ जुड़कर एम्प्लॉयड हो। और इसके ऊपर पिछले 1 वर्ष में निरंतर हर सेगमेंट से हमारी चर्चा हुई है, केवल मात्र एम्प्लॉयर्स नहीं, आज हमारे यूनियंस जो हैं लेबर की, उनसे भी चर्चा हुई, बड़ी इंडस्ट्री से लेकर छोटी इंडस्ट्री तक से चर्चा हुई। और ख़ास तौर पर हमारे एजुकेशनिस्ट जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके भी प्रोफेसर से, प्रिंसिपल से, वीसी से हमने चर्चा करी है कि हम कैसे इंडस्ट्री को एजुकेशन की हमारी जो रूट्स है उसके साथ टाई अप करा पाए। और उसका हमने धीरे धीरे एग्जाम्पल बिल्टअप देखा कि जब हमने लास्ट मीटिंग इंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी के लिए दिल्ली गुड़गांव में करी थी, उस दिन भी चाहे वहाँ पर स्कॉच के मालिक हो, चाहे वहाँ पर मारुति से भार्गव जी हो, चाहे वहाँ पर मिंडा ग्रुप के मिस्टर मिंडा हो, तमाम लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि गांव के आसपास जो हमारे आईटीआईज हैं या और इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ हमारा भी टाई अप हो। और तो और ओयो, मेक माई ट्रिप जैसे ग्रुप्स जो आज इंटरनेशनल लेवल पर
नाम कमा चुके, उन लोगों ने भी अब हमारी ITI से टाई अप करने के लिए सहमति जताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में 75% हरियाणा के जो युवा है वो अपनी हिस्सेदारी हर प्रकार की इंडस्ट्री में बना पाए। सर, विपक्ष के नेता कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो एक जिले से जो 10% की जो कैप लगाई है, कंपनी को जो अधिकार दिया है, ये ठीक नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश में आता है और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करता है। पीछे 2 इंसिडेंट ऐसे हुए, एक इंसिडेंट मारुति का और एक हीरो होंडा का, जहां जी हाँ, तो ये 75% आरक्षण वाला बिल पास हो गया है। वापस अपनी चर्चा पे लौटते हैं। अरविंद भारद्वाज जी, आपकी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जेजेपी का, इस गठबंधन की सरकार का, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पास कर लिया गया, लेकिन सवाल यही है कि आपके विधायक खुद इसे बता रहे हैं देश का सत्यानाश करने वाला। साकेत जी, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को बधाई भी दूंगा जो ये इतना महत्वपूर्ण बिल आज पास हुआ है विधानसभा के अंदर। उसके लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री जी का भी युवाओं की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जो आज हरियाणा प्रदेश के हर एक नौजवान के लिए जरूरी था। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल कोई हरियाणा में पहली बार आया है। इससे पहले 8 प्रदेश और हैं जो इस तरह के बिल बना चुके हैं, और दूसरे प्रदेशों में तो 80% तक का भी आरक्षण लागू है। तो ये कह देना कि ये ठीक नहीं है या ये देश विरोधी है या इससे नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, उसका आकलन वो खुद करे। ठीक है, परंतु हरियाणा के नौजवानों के प्रति हमारी जवाबदेही है। हमने जो वादा किया था प्रदेश को, वो आज दुष्यंत चौटाला जी ने निभाया है। ठीक है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को। अगर विपक्ष की तरफ से संदीप गोयल जी ये बात कही जाती तो ये समझ में भी आती, लेकिन जेजेपी के विधायक खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं, खुद सदन के अंदर इस बात को वो रख रहे हैं। संदीप गोयल जी, एनी हाउ ये तो पास हो ही गया, आपकी प्रतिक्रिया? संदीप गोयल जी। सागर जी, देखिए यहाँ थोड़ा वैसे तो जो कानून लेकर आए हैं युवाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है, परंतु धरातल पर यह कितना किस प्रकार से लागू होता है वो सोचने की बात है। क्योंकि इससे पहले भी चौटाला जी 2001 के अंदर इस प्रकार का कानून बना चुके थे, और उसके मुताबिक लोकल जो इंडस्ट्री हमारी थी उन्हें अपने युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए उनको बाध्य किया था। उसके ऊपर एक मीटिंग करने के लिए प्रशासन की जिम्मेवारी लगाई थी। आज भी उसी बिल के अंदर आज वही बात आई है। अगर आप, जहां तक मुझे जानकारी है, सेक्शन 4 जो इस बिल का ये कहता है कि एम्प्लॉयर जो होगा, एम्प्लॉयर अपनी यूनिट के अंदर, कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर अगर कोई रोजगार देगा तो वो एक क्लॉज छोड़ दिया कि वो एक पर्टिकुलर जिले के 10% से ज्यादा युवाओं को रोजगार ना देगा। इसका मतलब तो आप ये हो गया कि आपने एम्प्लॉयर के ऊपर ही छोड़ दी सारी बातें। फिर उसके बाद एक सेक्शन शायद 5 है, उसमें ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर को अगर ये लगे कि कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं पाया जा रहा तो वो लोग अपने किसी और को भी स्थानीय की बजाय बाहर के युवाओं को रख सकते हैं। और उस चीज की जांच करने के लिए वही फिर मॉनिटरिंग कमेटी। जब तक सरकारें खुद जागरूक नहीं होंगी तब तक हमारे युवाओं को रोजगार प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ऐसे कानून तो लगभग 20 साल पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ले आए थे। और दूसरी बात साकेत जी, आप दुष्यंत चौटाला का बयान आपने सुना होगा कि इससे आज जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री स्टेब्लिश है, पूर्व की जो नौकरियां उसके अंदर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आज फैक्ट्री और इंडस्ट्री एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया 2020 में इसी साल, जिसके मुताबिक फैक्ट्री और इंडस्ट्री की डेफिनेशन होगी तो 3 साल तक रन करेगी। मतलब 1000 दिन की कार्रवाई करने के बाद में फैक्ट्री और इंडस्ट्री की डेफिनेशन में वो चीज आ पाएगी। तो आप सोचिए कि आने वाले 3 साल तक तो फिर हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। या तो आप उस क्लॉज को भी अमेंड करते, आप उसके अंदर लिखते कि इस प्रकार के जो प्रोविजन हम डाल रहे हैं ये आज जो फैक्ट्री लगेगी आज ही उसके ऊपर लागू होगा। परंतु सेंटर के अंदर 2020 के अंदर में ऑर्डिनेंस आया था, इसी साल आया था, उसमें 1000 दिन इस प्रकार अभी देखिए होता क्या है। सरकार एक कदम सरकार ने युवाओं के लिए बढ़ाई है, हम तो कहेंगे कि सराहनीय कदम है,
परंतु इससे पहले भी 20 साल पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक कदम उठाया था। बाद की जो सरकारें आई उन्होंने इसके ऊपर कितना गौर फरमाया, ये भविष्य के गर्व की बात है। ठीक है, साकेत जी से तो पूछिए, ये समर्थन में है या विरोध में है? अरे भारद्वाज जी सुनिए, फिर आपको मैं समर्थन और विरोध बताता हूँ। आपने 1 साल हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। सुन तो लीजिए, आपके विधायक लाते हैं, आपके खिलाफ नहीं कह रहा। आपके विधायक आप लोगों के ऊपर सवालिया निशान उठाते, मैं नहीं कह रहा। अपने कुनबे को संभाल कर रखिए, अपने कुनबे को संभाल कर रखिए। अरविंद भारद्वाज अच्छा ठीक है संदीप जी, जो सवाल जायज है, जायज सवाल है अरविंद जी का, क्या इंडियन नेशनल लोकदल इसके पक्ष में है या अगेंस्ट में? हाँ जी, मैंने तो शुरुआत करते ही आपको कह दी ये बात। युवाओं के लिए एक अच्छा होगा अगर सरकार की नीयत साफ होगी। सरकार की देखिए, आप इसमें बीजेपी की तरह स्टाइल में बातें करेंगे, आपकी सोच पे भी चढ़ चुका है इसका मतलब। ठीक है, जरा रमन मलिक जी के पास चलते हैं, रमन मलिक जी के पास चलते हैं। 2 बात कह दी, हम स्वागत ठीक है, आप ही के दोनों बातों का जो आपने ऑब्जेक्शन एक उठाया है उसका जवाब रमन मलिक जी से लेते हैं। रमन मलिक साहब, आपने सुना संदीप जी को? ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी जवाब लेते हैं, रमन मलिक जी से जवाब लेते हैं। संदीप जी, आगे जी मेरा काउंटर था। जिस प्रकार 1 साल तक इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, 1 साल पहले कहा कि हमने कानून बना दिया, फिर उसके बाद एक और अध्यादेश बना दिया, फिर वो अध्यादेश वापस ले लिया, अभी बिल लेके 1 साल तक बेवकूफ वैसे बना दिया, 3 साल फैक्ट्री। संदीप जी अगर आपका हो गया तो मैं जवाब। 4 साल ठीक है, जरा संदीप जी जरा जवाब ले लेते हैं, संदीप जी जवाब लेते हैं, एक बार जवाब लेते हैं रमन मलिक जी से। रमन मलिक जी बोलिए। अरे हम लोग संदीप जी, ठीक है अरविंद जी, अब रमन मलिक जी बोल। संदीप जी मेरे भाई, हो सकता है कि 2020 की जब 20 साल पहले, आज हम 2020 में हम तो सन 2000 की जब बात कर रहे हैं चौधरी साहब की, तो तब शायद ना आप राजनीति में रहे हों। अगर होंगे भी तो शायद इतनी परिपक्वता से आपने उस समय का बिल को देखा नहीं होगा। और अगर देख भी ले भाई साहब, देखिए मैं बीच में आपके उछल कूद नहीं कर सकता भाई साहब, मैं आपकी तरह उछल कूद नहीं कर सकता संदीप जी। भाई साहब मैं आपकी तरह संदीप जी एक बार सुन लेते हैं, कर सकता संदीप जी एक बार सुन लेते हैं, संदीप जी सुन लेते हैं एक बार। अपने विचार अपने तक रखे तो बेहतर होगा। आपके लिए भी बहुत बेहतर होगा। जवाब मैं आपको आपकी भाषा में दे सकता हूँ। आप व्यक्तिगत जानकारी, ये क्या है, ये क्या है? तो बेहतर होगा। संदीप जी एक सेकंड, चलिए रमन मलिक जी। तो बेहतर होगा। संदीप जी मैं आपकी भाषा में आपको परिपक्वता से जवाब दे सकता हूं और अच्छी तरीके से बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपकी तरह उछल कूद नहीं करूं। तो आप जरा शांत रहिए और अपनी मर्यादा में रहिए। मेरे को जवाब देने दीजिए या आप मेरी जगह जवाब दे दीजिए। व्यक्तिगत बातें मेरी बहुत आती हैं। कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत रख रखी है, कोई ये व्यक्तिगत बात नहीं है। बहुत रख रखी है, बहुत रख रखी है आप जैसों के लिए हमने। राजनीतिक पंडित मत बीजिए। अरे छोड़िए, मत बांटिए। आप छोड़िए, एक सीट पे लेकर चल रहे हो। आपका उत्तर वो दीजिए। वो बात पुरानी कहावत है ना, थोथा चना बाजे खाना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सीट वो लेकर आपका दिखाई दे रहा है, चले हो। वो आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है संदीप जी चले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संदीप जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रमन मलिक जी को बोलने दीजिए, चर्चा को आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब आइए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक जो गठबंधन है, उसने एक जब गठबंधन हुआ, एक पार्टी का एक विचार था, उसको हमने सामने रखा, प्रदेश में भी विचार करा, मंथन करा। आज ये कहना कि ये गलत कदम है, बहुत एक जिसे बोलना चाहिए एक इमेच्योर बात होगी। उसकी वजह ये है कि हमने ये नहीं मना करा कि मेरिट के आधार पे हम चीजों को नहीं देखेंगे। यार बीच में फिर बोल रहे हैं, आपको क्या ढींगरा साहब वाली आदत पड़ गई है क्या? गलत कदम किसने कहा ये बताइए। अरे आप बीच में क्यों बार बार बोलते रहते हैं? अपनी बात अपने टाइम में बोलिएगा ना, या साकेत जी आप इनसे ही बुलवा लीजिए। गलत कदम ये कोई तरीका डिबेट करने का तरीका सीखिए। आप मेहम कांड करिए, वही आपको शोभा देता है। आप मेहम कांड करिए, आपको वही शोभा देता है। डिबेट आपको शोभा नहीं देती। शांति स्वागत किया है, शोभामान आपने। तो चलिए, अरविंद ने यही तो पूछा था आपसे
अरे अरविंद ने यही तो पूछा था आपसे कि आपका समर्थन करते हैं नहीं करते, आपने इसका जवाब नहीं दिया। आप देखिए, पहले आप अपने पढ़ने को क्लियर करके आइए साहब, पहले आप अपने पढ़ने को क्लियर करिए। अरविंद ने यही आपसे पूछा था कि आप समर्थन करते हैं या नहीं, तब आपसे जवाब नहीं दिया गया। अब बोलते हो कि हमने स्वागत करा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने स्वागत करा है। अब आप मेरे को जवाब देंगे या मेरी जगह आप भी जवाब करते रहेंगे साहब? ठीक है, जरा एक सीट वाले ज्यादा वक्त नहीं है, आधे घंटे की ही चर्चा है संदीप जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमन मलिक जी, आप अपनी बात रखें। संदीप जी प्लीज इस बार आप नोट कीजिएगा, पॉइंट लौटेंगे आपके पास। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हमने इस प्रदेश में एक नई प्रथा चालू करी कि मेरिट होना सबसे बड़ी योग्यता है, ना पर्ची ना खर्ची। उसके साथ ये जो दूसरा कदम आज पास हुआ है, इसमें दो चीजें बड़ी अच्छी हैं कि एक तो जिसकी मेरिट है और साथ में वो प्रदेश का अगर बच्चा है तो उसको क्यों ना प्रोत्साहन दिया जाए, उसको आगे क्यों ना बढ़ाया जाए, उसको उसकी पढ़ाई का, उसको उसके कौशल का क्यों ना सम्मान दिया जाए। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, अगर हमारे प्रदेश में हम इंडस्ट्री लगवाते हैं और उस पर हम सब्सिडीज देते हैं या उनको किसी चीज की छूट देते हैं, तो ये क्या हमारे प्रदेश में जब इंडस्ट्री लगेगी तो क्या हमारे बच्चों के लिए नौकरियां मिले? ये कोई गलत बात है? बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। इसमें परेशानी क्या है? इसमें परेशानी किसी को कोई नहीं है, लेकिन इसमें परेशानी ये है कि राजनीतिक पॉइंट नहीं बनता। एक पॉलिटिकल वन अपमैनशिप की जो कहानी है, या सिर्फ मात्र खंडन करने के लिए, कुछ बोलने के लिए बोल देना बिना सोचे समझे, ये कुछ लोगों की आदत होती है क्योंकि उनके पास अपना कुछ वजूद नहीं बचा हुआ। तो आप रामकुमार गौतम को भी, रमन मलिक जी, रामकुमार गौतम को भी इसी कैटेगरी में रखना चाहते हैं आप? देखिए, वो उनकी अपनी पर्सनल एक विजन हो सकती है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे, उसको पूरी तरीके से देखेंगे और समझेंगे, तो ये सामने नजर आता है कि अगर हम देश हम जब प्रदेश के युवाओं की बात करते हैं और प्रदेश के संसाधनों को, इंडस्ट्री को हम रियायत देते हैं, तो शायद अगर ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी बोलना। तो क्या रमन मलिक जी, रामकुमार गौतम भी, क्या दिक्कत है? रामकुमार गौतम भी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं? देखिए, वो तो उनके मानस की बात है। अब मैं उनके मानस में तो ना वो मेरे पार्टी से हैं और ना मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं जिससे मैं उनकी टिप्पणी कर दूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिसको भी इस विषय पे टिप्पणी करनी चाहिए, सोच समझ के, पढ़ के फिर बोलना चाहिए। संजय भारद्वाज जी के पास चलता हूं। संजय भारद्वाज जी, ये 10% के क्लॉज को लेकर के आप लोगों ने भी 75% का तो स्वागत किया, लेकिन 10% वाले जो क्लॉज है उसको लेकर के आप लोग इसके अगेंस्ट में है, क्यों? साकेत जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि मैं अपने साथी प्रवक्ताओं को बहुत देर से सुन रहा था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि हम इस पे डिबेट क्यों कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी प्रोविजन 2011 में सरकार ने दिया हुआ है लगाने का। हम बार बार इन चीजों पे वैसे ही अपना और पब्लिक का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरे को तो इसका कोई, इस डिबेट का कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा। जहां तक अपने प्रदेश के बच्चों का सवाल है, अगर ये इतने ही सिंसियर हैं सत्तारूढ़ दोनों दल, तो ये लोग उन बच्चों को पहले ही 6 साल हो गए, उस हिसाब से, कानून के हिसाब से परमिशन देते कि भाई आप 75% हमारे लगाएंगे तब वो होगा, खत्म बात होती। ये बार बार उन पुरानी चीजों को उधेड़ के करके बार उसको लाना, बार ये करना, मेरे को इसके अंदर डिबेट करने में कोई लॉजिक समझ में आया नहीं अभी तक। साकेत जी, मैं कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ, अरविंद भारद्वाज जी बोलिए। साकेत जी, ये जो अभी कह रहे हैं कि इस डिबेट का क्या औचित्य है, ये तो बिल पहले से ही पास है। अगर ये बिल पास है, 10 साल इनकी कांग्रेस की सरकार रही, क्या 75% आरक्षण ये दिला पाए थे प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के बच्चों को? बताएं, जवाब दें। क्या मेरे को ये बताएं अरविंद जी, पहले मेरे को ये बताएं, 6 साल से आप सरकार में, जो सत्तारूढ़ दल है 6 साल से है, क्या उस प्रोविजन को आपने एक्टिवेट किया? उस प्रोविजन के तहत आपने काम करवाया? क्या लगवाए? कितनी इंडस्ट्री आपने लगाई है? बार बीच में आप बोल के सारी डिबेट को मोड़ते हैं आप।
आप ये बताएं पहले कि 2011 का प्रोविजन आप पढ़ के आए हैं कि क्या है क्या नहीं है? आपकी सरकार रही ना, 11 के बाद भी आपकी सरकार थी, आप लागू क्यों नहीं कर पाए? सरकार ने तो प्रोविजन बना के लगाए हैं। 2014 में आप आगे, आप ऐसे ये बताएं कितनी इंडस्ट्री आप लाए हैं, कितने लोगों को 6 साल में आपने लगाया, आप ये बताएं पहले आप डिबेट में एक चीज को बार बार उछेड़ के बार बार लगा के और उसको डिबेट में लाना। आप तो वैसे ही बहस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 2011 में है, आपने 6 साल में क्या किया आप बताएं। आप लाए तो आप थे ना, आप बताएं आपने क्या किया। अरे हमने तो 3 साल में जब हम लाए बनाने के लिए या युवाओं का ध्यान रख के लगाने के लिए, एक काउंटर रमन मलिक जी का। अब आप दोबारा संजीव जी, एक काउंटर रमन मलिक जी का, एक काउंटर रमन मलिक जी का संजीव जी आपके लिए, संजीव जी आपके लिए रमन मलिक जी का एक काउंटर। बोले रमन जी। मैं सिर्फ एक चीज भारद्वाज जी को बताना चाहता हूँ। अरविंद जी एक मिनट करने वाली बात है। अरविंद जी एक मिनट, लग रहा कि इस बिल पे कोई बहस का कोई मतलब है। पहले से ऑलरेडी ये कानून है, ये भारद्वाज जी मैं आपका जवाब देता हूँ। अरे भारद्वाज जी मैं आपका जवाब देता हूँ। कंपनी के मैनेजर अरविंद जी एक बार, रमन मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी एक सेकंड। आपने तो दंगे कराए थे मारुति करने वाली बात, अग्रेसिव होकर बोलने वाली बात सुनिए। अग्रेसिव होकर बोलने वाली बात से कोई पब्लिक आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगी। आपने 6 साल में कितने लोग लगाए हैं, कितना वो करा, कितने आप नए उद्योग संजीव जी, कितने भागे सारे। ठीक है अरविंद जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। रमन मलिक जी आप अपनी बात रखिए। जी मेरे को बोलने दो भराता। रमन जी बोलिए। ऐसा है भारद्वाज जी, आप मेरे से सीनियर हैं संजीव जी, मैं आपकी पूरी आदर करते हुए मैं आपसे एक चीज बोलूंगा। नहीं मैं आपकी आदर करके बोल रहा हूँ भाई साहब, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। मैं आपको 2 चीजों का वर्णन कर दूं। अगर तो ये बिल, जैसे अभी अरविंद भी बोल रहे थे, मैं भी आपसे यही बोलूंगा कि अगर 2011 में आपने ये प्रावधान कर ही दिया था तो कम से कम 2012 से 2014 मध्य एंड तक ये भी बता देते कि उस दौरान आपने कितना इस प्रकार का कार्य इस बिल के माध्यम से कर दिया। एक दूसरी चीज मैं आपको एक और आपको याद कराऊं, गोहाना की रैली के अंदर हुड्डा साहब ने छाती ठोक के ये बोला था कि 6,000 रुपए की तुम्हारी है मुआवजा, मैंने 6,000 से उठा के 10,000 कर दिया। उसके बाद हम 6 साल ढूंढते रहे लेकिन वो 10,000 वाली फाइल नहीं मिली आज तक, लेकिन इस सरकार ने उसे 12,000 रुपया कर दिया मुआवजे को प्रति किला। अब मैं आपसे वही चीज बात करूंगा कि जिस प्रकार से वो 10,000 की फाइल नहीं मिली ना भाई साहब, उसी प्रकार से ये प्रावधान का जो आपका पूरा आडंबर है ये नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिल पाएगा। और अगर करा हो तो काम बताइए। हमने आपके 10 साल से ज्यादा नौकरियां दे दी। दूसरी चीज, आपका करीबन 850 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को गया, हमने 5300 करोड़ रुपए से ऊपर का मुआवजा दिया। जितना आपने 10 साल में दिया हमने उतना रमन मलिक जी एक चीज ये हमारा काम। संजीव भारद्वाज जी, अगर वाकई में कांग्रेस ने ये प्रावधान कर दिया था, जब सदन के अंदर इस बिल को रखा गया, टेबल किया गया, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात को क्यों कहा कि 75% आरक्षण का वो स्वागत करते हैं? साकेत जी, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले नहीं सुनी। मैंने तो पूरा, जब ये टेबल किया जा रहा था संजीव भारद्वाज जी, जब ये टेबल किया जा रहा था, मैं पूरी तरीके से सुन रहा था और मैं यही देखना चाहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिएक्शन क्या होता है। 2011 से साकेत जी आप फिर दोबारा बिल्कुल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया इस सत्र के खत्म होने के बाद, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ईएमपी 2011 में इसका प्रावधान था। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जब इसको टेबल किया गया तब उन्होंने क्यों इसका स्वागत किया? तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि 2011 में कांग्रेस की सरकार ने इसके सारे प्रावधान कर दिए हैं? साकेत जी, ये डिबेट आपके ही टीवी चैनल पे 4 महीने में जब इन्होंने ये बात की थी, जब से शायद 5-7 बार हो चुकी है ये डिबेट कि ये प्रावधान पहले ही था। अगर 2-3 साल में हम लोग इसकी डिबेट, आप बेशक कल दोबारा रख ले, मैं पूरे फुल फ्लैज एक्चुअल डाटा आपको लेकर बता दूंगा कि कितने लोग। ठीक है, संदीप गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार संदीप जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है संदीप गोयल जी, 6 साल संदीप गोयल जी इसको फॉलो क्यों नहीं किया? ठीक है संदीप जी, दूसरी बात, संदीप जी, भाई मलिक साहब कह रहे हैं
कि हमें फाइल नहीं मिलती, ये तो सॉलिड थे, ये तो इनके नीचे जो ऑफिसर हैं उनकी एफिशिएंसी को मलिक साहब को चेक करवाना पड़ेगा कि ये। ठीक है संदीप जी, एक सेकंड रुक रहा हूं आपको। भारद्वाज जी एक सेकंड रोक रहा हूं, एक बार जरा संदीप गोयल जी को सुन लेते हैं। रमन मलिक साहब एक सेकंड, संदीप जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीप जी बोलिए। देखिए साकेत जी, मुझे लगता है कि गठबंधन में बैठी भाजपा जसपा की सरकार के प्रवक्ताओं को शायद ना तो कोई सूझबूझ ना राजनीतिक ज्ञान है। इनको ये नहीं पता कि ये प्रावधान 2001 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ले आए थे और तब ये प्रावधान बनाया गया था, अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उसको CLU जब जारी की जाएगी उसको वहां के स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार देना होगा और उसके ऊपर 6 साल तक तो ऐसा फोन किया नहीं। अब भाजपा के प्रवक्ता हमारे से सवाल करते हैं कि हमने इसको गलत कदम कहा। मैं आपको टीवी चैनल के ऊपर मैं ओपनली चैलेंज देता हूं, मैंने तो ये कहा कि हम चलिए इस मसले पर एक व्यापक और चर्चा की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडियन नेशनल लोकदल इस बात का दावा कर रही है कि यह प्रावधान तो 2001 में लेकर के उनकी सरकार आ गई थी। कांग्रेस ये कह रही है कि 2011 में वो लेकर के आ गई थी और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार 2020 में इसको लेकर के आ गई है। अब समझना बहुत ही दिलचस्प है और इसमें पेचीदगियां बहुत ही नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी रहेगा।